नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। न्यूज नेशन नेटवर्क के कार्यक्रम द इन्फ्लुएंसर्स में आप सभी का स्वागत है। और सेशन की शुरुआत करें, सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर सचिन मिश्रा जी, एमडी सीपीसी पावर, मिस्टर बजरंग सिंह जी, एमडी जीबीडी रियलिटी, मिस्टर अजय सिंह, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट डिजाइन सेंटर। हालांकि सबसे अच्छी बात है कि तीनों लोग ही हमारे मेहमान काशी से हैं। काशी शिव जी की नगरी, और हर कोई चाहता है कि जीते जी प्रयाग, और मरने से पहले या मरने के बाद काशी। और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब से वहां से सांसद बने, लगातार डेवलप के काम भी हो रहे हैं। पूर्वांचल का एक हब है और बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसे में समझा जा सकता है, अपने मेहमानों से समझते हैं। सबसे पहले बजरंग सिंह जी, आपसे ही समझते हैं कि बिजनेस का नेचर क्या है, या फिर क्या है कि आप किस तरीके से वहाँ डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि अगर कहें तो तीनों लोग एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। आप मकान बनाते हैं, सर डिज़ाइन करते हैं, और कूड़ा कचरा निकलता है तो उसका निस्तारण भी करते हैं। तो बजरंग जी, आप बताइए। जी नमस्कार, मैं बजरंग सिंह। हम लोग का वहाँ एक ग्रुप हाउसिंग डेवलपमेंट हुआ है, प्लस हम लोग ने एक छोटा 4 स्टार होटल भी डाला है, जिससे कि हम लोग ने एम्प्लॉयमेंट प्लस बनारस के डेवलपमेंट में योगदान दिया है। कोविड में इनफैक्ट हम लोग जो भी अभी डिस्कशन कर रहे थे सर्स, उन्होंने बताया कि सारे लोग इफ़ेक्ट हुए हैं उस चीज़ से। और हमारा दुर्भाग्य ये था कि हम जब ओपन हो रहे थे तब कोविड हिट हुआ जी। जब हमने होटल की ओपनिंग की थी तो उस समय समझ तो आया नहीं था कि करना क्या है, हम लोग भी न्यू थे इस लाइन में। बट देन धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें समझ आया कि ग्रोथ और ट्रांसपेरेंसी से कस्टमर्स को हम लोग एक ट्रस्ट दे सकते हैं, जिससे कि जैसे कि हम लोग सैनिटाइज कर रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे, ऑनलाइन भी दिख रहा था कि ये सेफ़ है, आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं अगर आना भी है। किसी किसी के परिवार वहाँ पे इफ़ेक्ट हो गए थे तो स्टे करने के लिए क्वारंटाइन की जगह चाहिए थी। तो वो सारी चीज़ों में बहुत काम आया। हमारे होटल्स, छोटे होटल्स, बड़े होटल्स, सारे काम आए थे इनफैक्ट। तो उस तरीके से धीरे धीरे लोगों ने मार्केट संभाला, अपनी ग्रोथ में योगदान दिया और आगे बढ़े। तो बेसिक बिजनेस में यही शुरुआत की थी हमने। बिजनेस तो आप शुरू करा दिए। कहते हैं कि घर को बनाने में भी योगदान अजय जी, उसको संवारने में भी आप लोगों का योगदान। क्योंकि घर बनता है वो मेल की वजह से नहीं, वो फीमेल की वजह से बनता है, और घर को वही संभालती हैं। तो आपने जो सोचा, जो समझा, किस तरीके से, क्योंकि बनारस ही नहीं है, अगल बगल के अगर राज्यों की बात करें तो खासकर बिहार, और बनारस की बात करें मंडल है, अगल बगल के बहुत ज़िले हैं। और आर्किटेक्ट अगर कहे कि दिल्ली एनसीआर और वहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आपने क्या सोचा कि किस तरीके से चीज़ों को डेवलप किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि उनका घर कैसा हो। नमस्कार जी। पहले तो आपने जो कहा कि फीमेल के कहने से घर बनता है, तो दोनों मेल से ही घर बनता है। जब मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे तो ही घर बन पाता है। अच्छा, मैं एक्चुअली 93 पास आउट हूँ। उसके बाद हम लोगों ने हमने कई जगह प्रैक्टिस करी। दिल्ली में 2-3 साल रहे, 1 आध साल बॉम्बे में रहे। फिर हम लोग 96 के आसपास वाराणसी गए जी। उस समय वहाँ पे हमारी फील्ड में बड़ा स्ट्रगल था। लाइक बीइंग एन आर्किटेक्ट, बहुत ग्रोइंग सिटी नहीं थी बनारस। एक तो कहते हैं मोक्ष का शहर है, तो रिलीजियस सिटी है, तो वहाँ जाने की कोई बहुत वजह नहीं बनती। लोग दर्शन पूजा करते थे, लौट आते थे। लेकिन पिछले लगभग 8-10 सालों में जो चेंजेज आए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बनारस पे जो इंटरेस्ट आया लोगों का, नॉट इंडियन, मतलब एनआरआईज है, सभी लोग बनारस में एक घर लेने के लिए इच्छुक हुए, जिससे रियल इस्टेट बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ी, तो इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे मोबिलाइज हो रही हैं, कुछ वहाँ पे आई। तो इन जब तरीके से धीरे धीरे लोगों ने मार्केट संभाला, अपनी ग्रोथ में योगदान दिया और आगे बढ़े। तो बेसिक बिजनेस में यही शुरुआत की थी हमने। बिजनेस तो आप शुरू करा दिए। कहते हैं कि घर को बनाने में भी योगदान अजय जी, उसको संवारने में भी आप लोगों का योगदान। क्योंकि घर बनता है वो मेल की वजह से नहीं, वो फीमेल की वजह से बनता है, और घर को वही संभालती हैं। तो आपने जो सोचा, जो समझा, किस तरीके से, क्योंकि बनारस ही नहीं है, अगल बगल के अगर राज्यों की बात करें तो खासकर बिहार, और बनारस की बात करें मंडल है, अगल बगल के बहुत ज़िले हैं।
और आर्किटेक्ट अगर कहे कि दिल्ली एनसीआर और वहाँ बहुत ज़्यादा फर्क है, तो आपने क्या सोचा कि किस तरीके से चीज़ों को डेवलप किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि उनका घर कैसा हो? नमस्कार जी। पहले तो आपने जो कहा कि फीमेल के कहने से घर बनता है, तो दोनों मेल से ही घर बनता है। जब मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे तो ही घर बन पाता है। अच्छा, मैं एक्चुअली 93 पास आउट हूँ। उसके बाद हम लोगों ने हमने कई जगह प्रैक्टिस करी। दिल्ली में 2-3 साल रहे, 1 आध साल बॉम्बे में रहे। फिर हम लोग 96 के आसपास वाराणसी गए जी। उस समय वहाँ पे हमारी फील्ड में बड़ा स्ट्रगल था। लाइक बीइंग एन आर्किटेक्ट, बहुत ग्रोइंग सिटी नहीं थी बनारस। एक तो कहते हैं मोक्ष का शहर है, तो रिलीजियस सिटी है, तो वहाँ जाने की कोई बहुत वजह नहीं बनती। लोग दर्शन पूजा करते थे, लौट आते थे। लेकिन पिछले लगभग 8-10 सालों में जो चेंजेज आए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बनारस पे जो इंटरेस्ट आया लोगों का, नॉट इंडियन मतलब एनआरआईज है, सभी लोग बनारस में एक घर लेने के लिए इच्छुक हुए, जिससे रियल इस्टेट बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ी, तो इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे मोबिलाइज हो रही हैं, कुछ वहाँ पे आई। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ये सिटी का ग्रोथ होगा। तो हम लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं रियल इस्टेट के बिजनेस जो हमारे हैं और हॉस्पिटैलिटी। दो इंडस्ट्री बनारस से बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, और इन दोनों इंडस्ट्रीज में हमने काफ़ी काम किए हैं। रियल इस्टेट में आपके साथ भी काम किया, लाइक 30-40 फ्लैट से स्टार्ट करके 400+ फ्लैट्स पे वर्किंग हम लोग अभी कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से रियल इस्टेट एक ऐसा पार्ट है जहाँ जो पब्लिक से डायरेक्टली लिंक्ड है। मैं हॉस्पिटैलिटी में भी काम करता हूँ, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर जो लिमिटेशन है उसकी, बट रियल इस्टेट जो है हर इंडिविजुअल की ख्वाहिश है घर की, और उसमें रियल बिल्डर होना, क्योंकि बिल्डर भी कई टाइप के हैं। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है। तो रियल बिल्डर्स जो है वो उनका होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने हर इंडिविजुअल जो फ्लैट लेने के लिए छोटी छोटी फैमिलीज आती हैं, उनकी मैं ख्वाहिशें देखता हूँ कि अपने उस 2 BHK या 3 BHK को फ्लैट में सब कुछ कैसे समाहित कर पाएँ। इसके लिए घंटों बैठ के वो डिस्कशन करते रहते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा खुशी वो अपार्टमेंट बनाए, ज़्यादा उन इंडिविजुअल ओनर्स के साथ डिस्कसन करने में ज़्यादा खुशी मिलती है। सजाना और फिर वहाँ से उनको फिर सजना शुरू होते हैं। घर तो जब तक लोग नहीं है तब तक वो घर नहीं है। फ्लैट से घर में कन्वर्ट होने में जो सजावट या जो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सचिन जी, आपसे सवाल है, कंपनी के बारे में बताइए, और किस तरीके से वाराणसी और आसपास के क्षेत्र में काम कर रही कंपनी, क्योंकि कूड़े का निस्तारण एक अहम है, और क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले मैं द इन्फ्लुएंसर्स का जो प्रोग्राम लेकर के न्यूज़ नेशन आई है, उनके सभी आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज नॉर्थ इंडिया के सारे बिजनेस लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो निश्चित ही उनके अनुभव को हम लोग साझा कर रहे हैं। और आपका जो प्रश्न है कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर के, हमारी कंपनी जो है CPC पावर इंडिया 2004 में जब वाराणसी में पहुँची, तो उस समय मेडिकल वेस्ट का जो टर्म ऐसा था कि उस दौरान जो है कचरे को बहुत ही कहते हैं कि लास्ट दर्जे का समझा जाता था। किसी को ये नहीं पता था, उस समय एहसास नहीं था कि ये कचरा कितना इन्फ्लुएंशियल है, और आगे आने वाली हमारी चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हमारा सोशल एस्पेक्ट हो, ऐसे तमाम से ऐसे एस्पेक्ट पे वो कितना वो चैलेंजिंग हो सकता है। आपने अभी देखा हो कि हाल ही में 3 साल पहले कोविड ने किस तरीके से पूरे दुनिया में कोहराम मचा के रखा था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वेस्ट मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है आज हमारे जीवन में। जिस तरीके से हम लोग पॉपुलेशन के वाइज जो है हम लोग ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमिकल वे में हर जगह, चाहे वो टेक्सटाइल सेगमेंट हो, बाकी और भी सेगमेंट है, ग्रो कर रहे हैं। वैसे ही वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोगों को नीचे दर्जे पे नहीं लेके हमें इसको प्रायोरिटी बेसिस पे लेके आना होगा, क्योंकि हमारा जो जीवन यापन है वो इसी पर आधारित है। क्योंकि एक छोटे से माइक्रोब्स जो है पूरी दुनिया को बदल देता है जी। तो ये इतना हैजार्डस होता है कि जिस समय हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि उस समय काशी, तो आप देखें ही है कि कितना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। वहाँ पर ये आप ऐसे समझिए कि जो इसके जो माइक्रोब्स होते हैं वो 48 आवर्स तक ये इतने एक्टिव होते हैं, और ये मल्टीपल मिलियंस के फॉर्म में ये फैल जाते हैं। तो
तो ऐसे मेडिकल वेस्ट को ट्रीट करना एक चैलेंजिंग पार्ट था, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास वहाँ पे लैंड की भी कमी थी, तो वहाँ हम लोगों ने अपने लेवल पे अरेंज किया और उसके बाद धीरे धीरे ये कार्रवाई शुरू हुआ और बहुत से लोगों को जब हम लोगों ने एजुकेट अवेयर किया तो उस समय मेडिकल वेस्ट बहुत ही चैलेंजेस था। लोगों को ये विश्वास था कि जब हम अपने कचरे को साधारण कचरे में मिला करके और हम उसको डोमेस्टिक तरीके से 200-300 रुपये में उठा करके रिहायशी इलाकों में फेंक देते थे, चाहे अपार्टमेंट के बगल में पड़ जाए या कहीं भी ऐसे एरियाज़ में, तो बहुत चैलेंजिंग था। क्योंकि वहाँ पे क्या कि 1 ग्राम बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो टनेज अगर सॉलिड वेस्ट है तो उसको पूरा संक्रमित कर सकता है, वो इन्फेक्शियस होता है, तो इतना बड़ा हैजार्डस है। तो ऐसे समय में हम लोगों ने वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया 2004 में, और उस समय 5 to 8% ऐसे थे कि जहाँ पर ये मार्केट लोग करते थे, ट्रीटमेंट के लिए आते थे। आज ये बढ़कर के लगभग 50-55% ऐसे हैं कि आज भी अभी हमारे 45% ऐसे हैं कि जहाँ पे हम लोग मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट को अभी भी हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है और ऐसे ही हमारे सीपीसी पावर की शुरुआत हुई और एक सोशल एस्पेक्ट को लेकर के हम लोगों ने एनवायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व करने का काम किया। इकोनॉमी और जॉब पे बात करेंगे बजरंग जी। दिल्ली एनसीआर में ही अगर देखा जाए तो लोग कमाने के लिए आते थे जो रियल एस्टेट में काम करना चाहते, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, इंजीनियर, कोई भी हो। किस तरीके से आप बदलते काशी को देख रहे हैं और आप किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो या फिर नौकरी को लेकर? जी सर, रियल एस्टेट और होटल इंडस्ट्री इस 2 लाइन को ही देखा जाए अगर तो रियल एस्टेट पूरे इंडिया में 7.5 के आसपास का जीडीपी ग्रोथ ये करता है, ऐड करता है। और होटल इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो 2022 के रिपोर्ट के अनुसार $40 बिलियन का योगदान रहा है इंडिया में ही। तो ये दोनों इंडस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और रियल एस्टेट में जैसे आपने कहा, घर सबकी ज़रूरत है, सबको चाहिए, और घर लोगों से बनता है। अजय सर का जो कहना है, परिवार की नीड होती है एक खुशहाल घर, और वो रियल डेवलपर्स के बतौर हम लोग ये करना चाहते हैं, चाहे वो मेट्रो सिटीज़ हो या टायर 2 सिटीज़ हो, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी रख के कस्टमर्स के साथ। प्लस जो हमारे ये हैं स्टाफ है वगैरह, इन सबको भी हम लोग फैमिली की तरह रखते हैं, जिससे कि उन लोग का भी ट्रस्ट हम पर बना रहे। आज हमारे पास जो पुराने एम्प्लॉय हैं वो 10 साल पुराने भी हैं, 15 साल पुराने भी हैं, उनकी मर्जी होती है तो वो छोड़ के जाते हैं। इससे ट्रस्ट फैक्टर से ही ग्रोथ मैंने देखा है कि बहुत बढ़िया से इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ता है, ट्रांसपेरेंसी भी बनती है, जिससे कस्टमर भी खुश होते हैं, स्टाफ भी खुश होते हैं। थैंक यू। अजय जी, मैंने सुना है कि काशी से कारवा आगे बढ़ गया रामनगरी तक आपका, यानी कि वहाँ भी नौकरी मिलेगी लोगों को? हाँ, नहीं, हम लोग काशी से अयोध्या तक अपने का लगे हुए हैं। इनफैक्ट हम कह सकते हैं ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार तक के हम सेक्टर में हम लोग काम करते हैं। तो अभी जो एम्प्लॉयमेंट की बात आप कर रहे थे, मेरे ख्याल से जो मेजर प्रॉब्लम है स्किल्ड लेबर की। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं कि जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए कि स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे पास। हर जगह, हर हमारी इंडस्ट्री में आप देख रहे होंगे कि चाहे वो साइट का इंजीनियर से लेके और मैसन तक, ज़्यादातर लोग जो है अनट्रेंड हैं। उनके पास ट्रेनिंग के ढेर सारे प्रोग्राम शायद हैं गवर्नमेंट के पास, बट ग्राउंड रियलिटी हमें नहीं पता क्योंकि कि कहाँ कहाँ होते होंगे। ये एक मेजर पार्ट है। अगर वो हम इम्प्रूव कर पाएँ, अगर हम इसका सजेशन आप दे पाएँ कि स्किल लेबर्स कैसे हम जनरेट कर पाएँ हर सिटीज़ में, तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जितनी जॉब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दे पाते हैं शायद और इंडस्ट्री में नहीं हो पाते। क्योंकि एक साइट जब डेवलप होती है तो वहाँ कम से कम मेरे ख्याल से ओवरऑल देखेंगे तो 1 साल से लेके 5 साल तक प्रोजेक्ट चलते हैं, और कॉन्टिन्यूस उस साइट पे 25 से लेके कम से कम 300-400 लेबर लगातार काम कर रहे होते हैं। तो बट अगेन वही है कि अगर इनकम और बेटर कर पाते हैं, हम अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को बढ़ा पाएंगे, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को घटा पाएंगे, जब हम स्किल लोगों के साथ काम कर पाएंगे। तो इसके ऊपर कुछ वर्क करना चाहिए। मेरे ख्याल से इंडिविजुअल हम नहीं कर पाएंगे, शायद हम गवर्नमेंट से इसकी गुजारिश कर पाएंगे, वो इस पर कुछ वर्किंग करें तो बेहतर होगा। डॉक्टर सचिन जी, जिसको सब कूड़ा समझते हैं आप, उससे पैसे बना रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं सबको। जी, सवाल इस बात को लेकर है कि तादाद भी बढ़ी है, लोगों की तादाद, चाहे वो हमारे देश के हों या बाहर से आने वाले। वाराणसी में सबसे चैलेंजिंग क्या लगता है आपको?
सबसे चैलेंजिंग तो देखिए ये है कि एनवायरमेंटल इश्यूज को अभी भी लोगों ने बहुत लाइटली लिया है। और मैंने भी पहले सेशन में भी आपको ये बताया था कि इसको बहुत ही निचले स्तर की चीज़ों को लोगों ने जो बातें करते हैं वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि ये कोविड ने हम लोगों को पूरी दुनिया को बताने का काम किया, हमें एक कहते हैं ना कि एक लेसन दिया। तो ऐसे ही चैलेंजिंग ये कि इसमें एम्प्लॉयमेंट के भी आप बात कर रहे थे, जय जी ने बताया बहुत खूबसूरत बात। अभी क्या है कि 20 to 30% ऐसे है कि जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और बहुत ह्यूज मार्केट है। अभी 50% ऐसे हैं कि जहाँ पर हम लोग चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, हैजार्डस हो, बायोमेडिकल वेस्ट हो, अभी बैटरी है, तमाम से भी देखिए आपने देखा कि अभी सारे ई बाइक्स का प्रचलन चल गया है, तो उनके भी जो वेस्ट है, जो ड्राई वेस्ट हो रहे हैं, उसको भी अभी चैलेंजिंग हो रहा है। अभी आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा कि बहुत से डायपर्स देख रहे हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के फिनोमेना में आप देखेंगे इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डायपर्स निकल रहे हैं, तो उसको भी ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आज के डेट में सरकार के पास कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं है कि जिसको एक पॉलिसी बना करके उसको क्या कहते हैं कि हम पोल्यूट ना करें अपने लैंड को, क्योंकि ये डायपर्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे लैंड को ही पोल्यूट नहीं करते, वो हमारे रिवर को भी पोल्यूट करते हैं। ये अलग हुआ, यूथ कैसे इसमें आए? यूथ क्योंकि उन्हें लगता है ये तो कूड़ा है। हाँ, यूथ में इसलिए आएगा क्योंकि ये चैलेंजिंग वर्क है। देखिए एनवायरनमेंट का में हर इंडस्ट्री का एक अपना एक एस्पेक्ट है, किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। अभी क्या है कि जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हुई, रियल एस्टेट की बात हुई, बाकी चीज़ों में एक इंटरेस्ट की बात है। यूथ को तो सबसे आगे आना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट एक हम लोगों के लिए चैलेंज है। क्योंकि जब हम एक समय आप कल्पना करिए कि अगर पूरा जो हमारा एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमारी चाहे कॉलोनी हो, चाहे वो हमारे अपार्टमेंट हो, चारों तरफ अगर कूड़े बन जाए या चारों तरफ से अगर आपको बदबू आने लगी, तो आपको रहने में बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं। आप तुरंत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फ़ोन लगाते हैं या तमाम से ऐसी संभावनाएं आती हैं। तो यहाँ पर यूथ को ये देखना है कि हम किस तरीके से छोटे छोटे क्लस्टर्स बना करके हम चैलेंज के रूप में उसको काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। और इस पर चैलेंजिंग वे में सरकार को भी कुछ ऐसे लुक्रेटिव पॉलिसी लेके आनी चाहिए जिस पर हम उन युवाओं को हम इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक जी। बजरंग जी, एक सवाल है आपसे, क्योंकि पूर्वांचल के लोग चाहते हैं कि उनका एक घर वाराणसी में हो, तो आपने कभी कुछ सोचा है इसके बारे में? जी, वाराणसी अच्छा डेवलप कर रहा है। ऑलरेडी काफ़ी डेवलपर्स इस पे लगे हुए हैं कि वो बजट फ्रेंडली हाउसेस बनाएं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एमिनिटीज़ भी दे पाएँ सबको, जो सबका सपना होता है आज के टाइम में, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, चाहे वो स्मॉल एंड एसएमईज बिजनेस में हो, व्हाटएवर। तो जो मैं देख रहा हूँ वाराणसी में, वो अब ये है कि क्योंकि वाराणसी में स्पेस है, मेट्रो सिटीज़ की तरह वो कंजस्टेड नहीं है, वी आर एबल टू प्रोवाइड दैट थिंग कि भाई एक स्पेशियस एमिनिटीज़ के साथ, गार्डन के साथ एक बिल्डिंग सोसाइटी हो जो ग्रीन कॉन्सेप्ट पे भी इको फ्रेंडली हो और बच्चों के लिए भी सुविधा वहाँ मौजूद हो। तो उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। अजय सर भी हमारे साथ उसी पे काम भी कर रहे हैं, तो जल्दी हम लोग वो प्रोजेक्ट भी सामने लाएंगे। अजय जी, दिल्ली एनसीआर वाला लुक बनारस वालों को कैसे मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़े भी? नहीं, हम दिल्ली एनसीआर को बनारस में लाना नहीं चाहते, हम बनारस को बनारस बने रहने देना चाहते हैं। तो क्योंकि हम लोग सिटी में बन रहे फ्लाईओवर और स्काई स्क्रैपर को भी हम लोग डिस्करेज करते हैं कि मुझे लगता है काशी अभी तक रहेगी जो अपने पुराने स्वरूप में है। अगर उसको मॉडर्नाइज करते चले जाएंगे तो काशी का अपना वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो बेहतर तो ये होगा कि हम काशी के आउटर पेरिफेरी में डेवलपमेंट स्टार्ट करें और काशी को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देते हुए उसको एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि वहाँ की गलियाँ ख़त्म हो जाए, सड़क का माहौल, वो चौराहों का माहौल ख़त्म हो जाए, तो फिर काशी कोई जाएगा क्यों? वहाँ रखा गया, गंगा तो देश में गंगोत्री से लेके कहाँ तक बह रही हैं, कहीं भी लोग जाते हैं। तो इसलिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन काशी को काशी रहने दीजिए, ठीक है। और पहले आपने देखा भी होगा, आप ये फील भी किया होगा कि लोग जाते थे, जैसे काशी या पूर्वांचल की बात करें किसी भी ज़िले से, उनके लिए बड़ा शहर लखनऊ, लखनऊ के बाद दिल्ली, यहाँ वहाँ जाते थे, लोगों के बड़े बड़े घर देखते थे, सजावट का सामान देखते थे, कितने अच्छे तरीके से मैनेज, ये चीज़ें आपने फील की, और उसको किस तरीके से लोगों के जीवन में आप उतार रहे हैं? नहीं, एक्चुअली हमारी फील्ड भी बहुत ग्रो की ग्रेजुअली जो है। और पहले लोग घर बनाते थे, घर का मतलब था छत पड़ जाए तो घर बन गया। इनिशियली घर का सब यही था, मतलब कि जिसकी छत बढ़ गई, किसी ने दरवाजे किसी तरह लगा लिए, घर में रहने शुरू कर दिया। थोड़ा इकोनॉमिक्स ग्रो की,
फिर लोगों ने घर को फिनिशिंग, अब घर के बनाने से ज़्यादा खर्चा घर के इंटीरियर और सजावट पे खर्च करने लगे। तो ये सारा इकोनॉमिक्स का मैटर है, जितना सिटी ग्रो करता जाएगा उसमें जो है इंटीरियर या फर्निशिंग का काम बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का न्यूज़ नेशन के मंच पर आने के लिए और अपने अनुभव को शेयर करने के लिए। कहने से कुछ नहीं होता, करके देखिए और करके दिखाइए। तीनों मेहमानों ने वही करके दिखाया है समाज को, और समाज को ऐसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश के लिए इस कार्यक्रम को भी रखा गया न्यूज़ नेशन नेटवर्क की तरफ से। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, जल्द ही नए सेशन की शुरुआत करें।